नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक धीरज मालवीय द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है वैज्ञानिक चेतना के वाहक। लेखक ने इस पाठ में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के संघर्षमय जीवन यात्रा का चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर गए थे। प्रकृति प्रेमी रामन को जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों तक खोए रहते थे। लेकिन रामन केवल प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी थी। और यही जिज्ञासा उनसे एक सवाल कर बैठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। इसके बाद रामन इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए और जब उन्हें इस सवाल का जवाब मिल गया तो वे विश्वविख्यात बन गए। रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। बचपन में रामन को उनके पिता ही उन्हें गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। रामन ने अपने कॉलेज की पढ़ाई मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। दरअसल रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के समय से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी इच्छा थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर दे। लेकिन उन दिनों शोध कार्य को कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। उस समय प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। इसके बाद रामन कलकत्ता में भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत मिलते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते थे, जहां पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। दरअसल यह एक अनूठी संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने कई वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद इस संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। लेकिन इस संस्था के पास साधनों का काफी अभाव था। इसके बावजूद रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चैलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा, मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को रामन की अद्भुत प्रतिभा के बारे में जानकारी मिली। उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। तभी मुखर्जी महोदय ने रामन के सामने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। लेकिन रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस समय वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे और इस सरकारी पद में उनकी मोटी तनख्वाह के साथ साथ अनेक सुख सुविधाएं भी थी और उन्हें सरकारी नौकरी करते हुए 10 साल भी बीत चुके थे। ऐसे हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुख सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना बड़ा हिम्मत का काम था। इसके बाद वे सन 1917 में सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए
दरअसल उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में बिताने लगे। इसके 4 साल बाद सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग होने की वजह का सवाल आया तो उन्होंने इस दिशा में प्रयोग करना शुरू कर दिया और आगे चलकर इसका परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। दरअसल रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है, और इसकी वजह यह थी कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के कारण वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। दरअसल आइंस्टाइन के पहले के समय के वैज्ञानिक प्रकाश को एक तरंग के रूप में मानते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। आइंस्टाइन ने इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना बुलेट से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में यह परिवर्तन पूरी तरह से प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज की वजह से ही पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन आसान हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था और यह बहुत मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परिमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की एकदम सही जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से ही प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो पाया है। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के शिखर के वैज्ञानिकों की श्रेणी में पहुंचा दिया। उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सबसे पहले उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया और फिर सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। इसके अलावा उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे कि रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक और सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार इत्यादि। और इसके बाद सन 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रामन को ज्यादातर सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें जो भी सम्मान मिला वो सब भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने ही एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। इतनी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। दरअसल रामन को हमेशा से ही भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव रहा था। रामन का व्यक्तित्व
वैज्ञानिक प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे थे, जब उन्हें प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत विकसित प्रयोगशाला और शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बेंगलोर में की। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका भी प्रारंभ की और अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से कई अन्य दीपक जलते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। उन्हीं में से कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए और विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक सिमटा हुआ नहीं था। दरअसल उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में रामन का देहांत हो गया। रामन ने हमेशा से ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।